अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगी कुछ आपके क्लिनिकल सिनेरियोज जो आपके एनीमिया की पैथोलॉजी से रिलेटेड है और पेट सिनेरियोज हैं, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आते हैं और बार बार आते हैं। तो आपको बस उनमें लफ्ज़ को आइडेंटिफाई करके फौरी तौर पे ताकि आप उनका डायग्नोसिस और आगे वर्कअप कर सकें और आप उन्हीं पे ध्यान दें ज़्यादा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। पहली बात तो है कि जब एनीमिया की बात आती है ना, तो आपको जो आपके रेड सेल के सारे इंडिसीज हैं और जो आपका पूरा एक वो हीमोग्लोबिन और जितनी पिक्चर होती है, जिसमें मतलब आपके टोटल जो काउंट्स हैं, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, आरबीसी नॉर्मल कितने होते हैं, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी, रेड सेल विड्थ, ये तो आपको टेबल याद होना चाहिए। आपकी मीडियम रॉबिन्स में बना हुआ है, बिग रॉबिन्स में बना हुआ है। इस वजह से क्योंकि आपके एससीक्यू में कभी कभार सिर्फ ये टेबल ही आ जाते हैं, या फिर एमसीक्यूज में इस टेबल में से वो सिर्फ आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई नॉर्मल रेंज इस बंदे की, एमसीवी की, किसी भी बंदे की नॉर्मल रेंज से पूछ लेते हैं कितनी है। अब इतनी सिंपल सी बात है, अगर आपने एक चीज, एक लफ्ज याद किया हुआ होता है, नॉर्मली जो 81 से 97 फेम्टोलीटर होती है, तो आपका पूरा एमसीक्यू ठीक हो जाता है। इसमें कुछ बात ही नहीं है समझने वाली। इससे वो टेबल तो आप कोशिश करें मैक्सिमम याद कर लें, और बहुत आसान है, 4 दफा पढ़ेंगे 5वीं दफा याद हो जाता है। अच्छा, वो पूरा पूरा अगर आपने नहीं भी याद किया हुआ, तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आपको अंदाजा हो कि एमसीवी नॉर्मल किस किस नंबर्स के करीब होती है, एमसीएच नॉर्मल कहाँ पर होता है, और एमसीएचसी नॉर्मल किस चीज़ के या किस नंबर के करीब होता है। इस वजह से, क्योंकि एमसीवी जो मीन सेल वॉल्यूम है वो हम मैयर करते हैं फेम्टोलीटर में, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मैयर होता है हमारे पास पिकोग्राम्स में, और मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है एमसीएचसी सॉरी, ये मैयर होती है ग्राम्स पर डेसीलीटर में। अब इन तीनों के यूनिट्स भी डिफरेंट है, और जो तीनों की वैल्यूज हैं वो ये कि एमसीवी इज 81 to 97, मतलब ये आपके 100 के करीब करीब की वैल्यू है। एमसीएच आपने याद रखना है कि 20 और 30s में वैल्यू है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद, 28 से आई गेस 32 कुछ इस तरह से है, और एमसीएचसी भी आपकी 30s में है। बस इतना याद रख लें। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि आपके एमसीक्यूज में या एससीक्यू में जब सिनेरियो आता है, तो वो आपको साथ बताते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन इतना था। हीमोग्लोबिन तो सबको पता होता है यार कि 12 से लेकर 16 तक एवरेज में कह लूँ, नॉर्मल है, ठीक है, एवरेज सा तो उतना ही होगा, उससे कम होगा तो ज़ाहिर एब नॉर्मल होगा। फिर जब एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी की बात आती है, तो बच्चों को नहीं याद होता। अगर आपको इतना अंदाजा होगा कि भाई एमसीवी जो है वो 100 के करीब है, एमसीएच 30 और 20s में, और एमसीएचसी 30s में, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि एनीमिया कौन सी टाइप का है। जब आपका पेट सिनेरियो आता है वो इस तरह से कुछ आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको जो एक आपका सिनेरियो बहुत कॉमन, जिसमें वो आपको कहते हैं कि भाई एक बच्चा था 9 मंथ ओल्ड बेबी, जो कि एक कॉन्सैंग्विनियस मैरिज यानी कजन मैरिज का रिजल्ट में पैदा हुआ। ज़ाहिर कजन की मैरिजेस थी, दो उसके माँ बाप है, वो कजन है, 9 मंथ ओल्ड है, और उसने प्रेजेंट किया क्लिनिक में किस चीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा एनीमिक है, फेलियर टू थ्राइव है, वो बढ़ नहीं पा रहा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है उसको, और जो उसका एक्सरे है वो स्कल का उसने शो किया क्रू कट अपेयरेंस, यानी कि ऑफ कोर्स ये बात है स्केलेटल डिफॉर्मिटी है। अब आप इसका डायग्नोसिस बताएं। याद रखना है, जब आप वो कजन मैरिज की बात करें और साथ छोटा बच्चा बता दें, ठीक है, तो ये तो आपको 99% यहीं पर डायग्नोसिस बन जाना चाहिए कि दिस इज थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर आपका जो होता है, अल्फा थैलेसीमिया ऑलमोस्ट कभी भी आता ही नहीं आपके सिनेरियो में, हमेशा आता है बीटा थैलेसीमिया। और इसी तरह से क्योंकि आपको पता है कि दिस थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन मोस्ट केसेस, और जब आपकी कजन मैरिजेस होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा मैनिफेस्ट करता है। फिर छोटा बच्चा है, 9 महीने का है, और उस एज में उसने मैनिफेस्ट कर दी, तो डेफिनेटली ये आपका वही होगा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन एफ आपका 6 मंथ्स में कन्वर्ट खत्म होते हैं और हीमोग्लोबिन ए आता है, तो बीटा थैलेसीमिया के बच्चे छोटी उम्र में प्रेजेंट कर जाते हैं। फिर जब आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर वो दे देना साथ, तो ये तो कंफर्म है क्योंकि वो आपकी थैलेसीमिया में ही होती है। उसके अलावा जो आपके जितने भी एनीमियाज हैं आयरन डेफिशिएंसी के अलावा, उन सब में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ऑलमोस्ट किसी में नहीं होती। और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज क्यों होती हैं इसमें, बीटा थैलेसीमिया में आपको पता है कि एक्स्ट्रा मेडलरी हिमेटोपोइसिस शुरू हुई होती है मेडला के अलावा, जिस वजह से आपकी ये अपेयरेंस आती है। तो आपका जरूरी नहीं है कि यही वाला सिनेरियो है, लेकिन आपको देखना इसी को मोड़ तोड़ के उन्हें बताया होगा। हमेशा होगा छोटा बच्चा ही थैलेसीमिया में, और हो सकता है वो आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर ना बताए, वो सिर्फ के एनीमिया एंड फेलियर टू थ्राइव के साथ प्रेजेंट किया है, और उसके साथ उसका जो एक्सरे उसमें मल्टीपल स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं, और वो बता दें आपको कि उसमें अगर चेक किया गया तो हीमोग्लोबिन ए की कॉन्सेंट्रेशन लो है, एफ की ज्यादा है। तो वो आपको कुछ भी थोड़ी सी अगले पिछले पिक्चर करके दे सकते हैं, लेकिन मुड़ तोड़ के वो यही सिनेरियो बनता है, और उसका आपका साफ साफ पता चल जाता है कि दिस इज थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर। वो उसके बाद आपसे लैब डायग्नोसिस काफी ज्यादा पूछते हैं। तो याद रखना है कि जब भी आपसे लैब डायग्नोसिस पूछेंगे आपके किसी भी एनीमियाज का ना, तो एनीमिया में मोस्टली आरबीसी से इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप अपने लैब डायग्नोसिस को खूबसूरती से लिखना चाहते हैं, तो आप पता क्या करें कि आप सबसे पहले लिखें कि आपकी ब्लड सीपी में जो क्या शो हुआ है, ठीक है। तो आपकी ब्लड सीपी आपको बता देगी कि आरबीसी कितना काउंट है, मतलब आप उसमें से आरबीसी काउंट लिखें कि बड़ा हुआ या कम है। डेफिनेटली इसमें
आपके थैलेसीमिया में डिक्रीज होगा। हीमोग्लोबिन बताएं आप उन्हें डिक्रीज है, और आप साथ कुछ और बता, बस ये दो चीजें बता दें। फिर आप लिखें कि आपके रेड ब्लड सेल इंडिसीज जो है वो कैसे हैं, उसमें आप MCV, MCH और MCHC पे कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं आता फिर ना करें, अगर आता है तो जरूर करें, ठीक है। जिस तरह आपके थैलेसीमिया में ये जो आपके, क्योंकि हीमोग्लोबिन जाहिर सी बात है आपका पूरा बनता ही नहीं है, तो आपके सारे रेड सेल इंडिसीज डिक्रीज हुए भी होते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है, ठीक है, सारे तीनों डिक्रीज एरो होता है। अच्छा, उसके बाद आप तीसरे नंबर पे बताएं कि आपकी जो ब्लड की पिक्चर है या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, या फिर आप बता दें कि माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ब्लड की कैसी है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, एनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। एनिसो और पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है? एनिसोसाइटोसिस इज वेरिएशन इन सेल साइज एंड पोइकिलोसाइटोसिस इज वेरिएशन इन सेल शेप। आरबीसीज की बात हो रही है। ये आपकी आ जाएगी ब्लड सेल की पिक्चर, ठीक है। ब्लड सीपी बता दिया आपने, रेड ब्लड सेल इंडिसीज बता दिया आपने, उसके बाद ब्लड की पेरिफेरल पिक्चर, और फिर आप बताएं कुछ स्पेसिफिक आपने किया, जैसे इसमें आपने हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन ए कम है और हीमोग्लोबिन एफ ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह आपका बहुत खूबसूरत आंसर आ जाता है। अच्छा, एक और आपको बेड सिनेरियो आता है, वो है जी आपको कोई भी बड़ी उम्र का, मतलब 23 ईयर हो सकता है, 40, 50, बहुत ओल्ड तो नहीं बताते, जवान और मिडिल एज में आपकी उम्र होती है। बताएंगे एनीमिया और जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट किया उसने, और आरबीसीज जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब आरबीसीज में कोई मसला नहीं है, और साथ उसको बहुत ज्यादा रेटिकुलोसाइटोसिस हुआ है। व्हाट डू यू सस्पेक्ट? कई बार वो इतना सही दे देते हैं, अब ये थोड़ा इनकम्प्लीट देखने में लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब आरबीसीज को डायरेक्टली, मतलब जो नॉर्मल आरबीसीज है उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वायर्ड वो ठीक है, और रेटिकुलोसाइट्स बहुत ज्यादा हैं, और एनीमिया के साथ जॉन्डिस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एनीमिया है मतलब आरबीसी काउंट टोटल तो आपसे कम ही है, ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन पूरा पूरा है नहीं। सपोज अगर मेरे पास जो सारे के सारे आरबीसीज है उनमें से कुछ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और कुछ जो एब नॉर्मल है उनमें हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है, जिसकी वजह से एनीमिया है। और जॉन्डिस ये शो कर रहा है कि आपके आरबीसीज की ब्रेक डाउन भी हो रही है, क्योंकि जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है तो उनके अंदर से हीम कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स, और ये बिलिरुबिन जो है वो जॉन्डिस कर देता है। जब भी एनीमिया के साथ जॉन्डिस है ना, इसका मतलब ये कि आरबीसीज टूट रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। और रेटिकुलोसाइटोसिस का मतलब ये है कि आरबीसीज की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, रेटिकुलोसाइट स्टेज तक वो आते हैं, लेकिन आगे सही नहीं बन पाते। इसको ये जो पिक्चर है कैरेक्टरिस्टिकली जाती है आपके सिकल सेल एनीमिया की तरफ। कभी कभार ये मैंने बताया जो मोस्ट, मतलब आपको डिफिकल्ट पिक्चर अगर वो बना के देंगे ना, तो वो ये सिनेरियो होगा जिसमें आपको उन्होंने आपको क्लियर नहीं बताया। मोस्ट कॉमनली तो साथ लिख देते हैं कि सिकल शेप सेल्स हैं, और बहुत ज्यादा यही होता है 90% केसेस में सिकल शेप सेल्स या सिकल सेल एनीमिया साथ वो लिख देते हैं, ठीक है। और फिर आपसे वो कहते हैं लैब डायग्नोसिस बताएं या कुछ भी बताएं, नहीं अगर बताएंगे तो वो ऐसी पिक्चर देंगे, ठीक है, बस इसको याद कर लेना, या फिर मतलब देखने में ही समझ आ जाता है कि रेटिकुलोसाइटोसिस है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, क्योंकि उसमें। और अब आपसे लैब डायग्नोसिस यहाँ पर पूछेंगे तो आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सीपी में लिखेंगे कि आरबीसी काउंट लो है, हीमोग्लोबिन लो है। आरबीसी के जो इंडिसीज लिखेंगे तो आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, और साथ स्फीरोसाइट्स कह रही हूँ, सिकल शेप्ड आरबीसीज मिलते हैं। ब्लड स्मेयर पे आपको सिकल शेप आरबीसीज मिल जाएंगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की इसमें तो खैर जरूरत नहीं है, हीमोग्लोबिन एस मिलेगा आपको, ये हीमोग्लोबिन एस कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, फिर आपके पास एक सिनेरियो जो आता है उसमें आपको बताता है कि कोई भी उम्र का बंदा है जो वीकनेस, लेसिट्यूड, एनोरेक्सिया वगैरह के साथ प्रेजेंट किए, और आपको बहुत आराम से बता देते हैं कि भाई मैक्रोवेलोसाइट्स और हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। अगर वो आपको मैक्रोवेलोसाइट्स नहीं भी बताते और वीकनेस, लेसिट्यूड, एनोरेक्सिया, एनीमिया कहते हैं, और साथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बता देते हैं, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए दिस इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कैरेक्टरिस्टिक बात यह है, आपको पता है कि वो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक हो गया। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये जो दोनों है ना, ये आपके इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका पैनसाइटोपिनिया वाली पिक्चर होती है। मतलब ये कि आपके तीनों तरह के ब्लड सेल्स इफेक्ट होंगे, इसमें सिर्फ एनीमिया नहीं होता, आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तीनों इफेक्ट होते हैं। और जब भी आपसे कोई मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की मॉर्फोलॉजी पूछते हैं तो आप उसमें तीनों तीनों ब्लड सेल्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। आप अपने दो हिस्सों में उसको लिखना होता है कि आपकी बोन मैरो पे पिक्चर में तीनों ब्लड सेल्स कैसे हैं, और आपकी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में कैसे हैं। बोन मैरो में जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि बहुत ज्यादा एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर्स मिल रहे हैं हमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में, और लार्ज सेल्स हैं हमारे पास जो आरबीसी के जो पहले वाले प्रिकर्सर सेल्स होते हैं मेगैलोब्लास्ट, वो भी काफी सारे हैं। इसी तरह जो ग्रेनुलोपोइसिस में हमारे पास माइलोसाइट्स होते हैं, मेटामाइलोसाइट, वो भी काफी ज्यादा है।
मेगाकैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट्स बनाते हैं वो भी ज़्यादा हैं, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको यही चीज़ें इनलार्ज मिलेंगी, ठीक है, और अब नॉर्मल मिलेंगी। अच्छा, इसके जो सिनेरियो इसमें थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है कि वो आपको बता सकते हैं कि बीफी रेड टंग थी बंदे की, और या फिर वो आपको बता देंगे पेशेंट को ग्लोसाइटिस हुआ हुआ था, टंग की वो इनलार्जमेंट हुई थी। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ की तरफ जाती हैं, आपकी हमेशा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपकी टंग रेड और बीफी हो जाती है, क्योंकि आपके आरबीसीज लार्ज इन साइज हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अगर आपको मैक्रोवायरोसाइट्स नहीं बताते, आपको हाइपरसेगमेंटेड आरबीसीज और बीफी रेड टंग बताते थे, तो भी इसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही होगा, लेकिन यही सिनेरियो आता है। एक सिनेरियो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जब भी आएगा ना, जब भी आता है, तो वो हमेशा ही उनने पेट सिनेरियो बनाया हुआ है कि वो बताते हैं कि बंदी थी, फीमेल थी, जिसको बहुत या तो लंबे अरसे से मेनोरेजिया था। मेनोरेजिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती थी, जितनी नॉर्मल है उससे बहुत ज़्यादा, और ये उसको काफ़ी महीनों से या सालों से है मेनोरेजिया। या फिर वो ये बताते हैं कि किसी का जब से मिनार्की है, जब से उसके मेंसेस शुरू हुए तब से ही उसको एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है। तो हमेशा आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के साथ ही जोड़ते हैं, और वो यही कहते हैं कि पेशेंट फीमेल थी और उसको उसने बताया कि मेनोरेजिया की हिस्ट्री है या फिर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की हिस्ट्री है, तो बताएं उसको क्या है, तो वो हमेशा ही ये होता है। एक और सिनेरियो आपका आता होता है उसका कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे पास जो है वो फीमेल आई है और उसका जो फीटस है वो डेड हो गया और उसने बहुत ज़्यादा ब्लड लूज किया है, तो बताएं क्या था। उस केस में डायग्नोसिस आपका DIC होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। वो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऐसे अचानक से नहीं आपका डेवलप हो जाता। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, यही बातें आती है, किसी कोई मसला लेकिन आसमी। थैंक यू।